अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 के पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पार्ट 4 स्टार्ट करने लगे। अगर आप में से किसी ने भी पार्ट 3 तक वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली देख लें। चैप्टर 1 की अंडरस्टैंडिंग के लिए और उसके फर्दर पार्ट्स को पढ़ने के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। तो ये प्लेलिस्ट है, आप ये देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर 1 के पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मेथड, थ्योरी एंड लॉ एंड मलेरिया एग्जाम्पल्स। तो ये चैप्टर 1 के लास्ट पार्ट हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? Scientists take specific steps doing scientific work or research. They are called scientific method. साइंटिस्ट कोई भी साइंटिफिक काम करने के लिए, कोई रिसर्च करने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करते हैं जिसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। और अगर वहाँ पे जो रिसर्च हो रही है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड। तो साइंटिफिक मेथड्स के हमारे पास टोटल 6 स्टेप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, नेक्स्ट इज डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। तो आइए इन स्टेप्स की डिटेल थोड़ी सी पढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट किसी चीज़ के बारे में मालूम करना चाहता है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। कोई भी प्रॉब्लम है जो कि उसने सॉल्व करनी, कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला उसका जो काम होगा वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर उसे यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम है तो वो कैसे उसे सॉल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर टॉलर देन नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, साइंटिस्ट ने नोट किया कि एक पौधा है जो कि रोज़ हर बार जब भी उगता है वो इतनी लेंथ में उगता है, लेकिन इस दफ़ा जब वो उसकी ग्रोथ हुई तो वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो ये एक इशू है उनकी तरफ से, उनके लिए साइंटिफिक प्रॉब्लम है जो कि वो सॉल्व करेंगे। तो एक इशू उन्होंने ये किया कि वाई, रीज़न, मतलब एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारा कोई एक मसला हो गया तो हमने कह रहे हैं यार ये ऐसा क्यों हो गया। तो इस तरह उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन द सेकेंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशन। एक इंसान को पता चल गया उसकी प्रॉब्लम क्या है, एक साइंटिस्ट को पता चल गया एक प्रॉब्लम क्या है, उसने आगे चीज़ों को ऑब्जर्व किया। अपनी 5 सेंसेस से चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उनकी पास्ट की रिसर्चेस को देख के ऑब्जर्व करना, उसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। 2 टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कौन सी होती हैं? जो कि मेजर नंबर में नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, कलर है फ्लावर का या फिर टेक्सचर है, ये हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। इसमें इन्वॉल्व होते हैं न्यूमेरिकल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री, ये हमारे पास एक नंबर शो कर रहा है कि कितनी बर्ड्स मौजूद हैं दरख्त पे। तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वांटिटेटिव में जो है बहुत सारे इनवेरिएबल होते हैं, मेजरेबल होते हैं और इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं उस डेटा को हम बाद में नंबर्स में। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे साइंटिफिक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि आंसर को प्रूव करते हैं कि हाँ उन्होंने ये ऑब्जर्व किया चीज़ें और उसको स्टेटमेंट के
इनकरेक्ट होगा। अगर तो हमारे पास जो भी स्टेटमेंट सही हुई तो वो हमारे पास हाइपोथेसिस होगी, जबकि जो इनकरेक्ट होगा वो डिसअप्रूव हो जाएगा और आगे फर्दर स्टेप में नहीं जाएगा। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप की सेटिंग करते हैं। एक होती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जबकि सेकंड होती है कंट्रोल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल होती है वो टेस्टेड ग्रुप होती है, जबकि जो दूसरा होता है वो होता है कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जांपल प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है या नहीं होती, ये हमारे साइंटिस्ट ने प्रूव करना है। साइंटिस्ट ने कहा कि नहीं होती, जो चीज़ उन्होंने कह दी है वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल होगी, जबकि जो चीज़ उन्होंने नहीं कही, जो उसके अपोजिट है, जैसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड को ज़रूरत होती है, ये हमारे पास नॉर्मल कंट्रोल ग्रुप आ गया। ठीक है, हमारे पास 2 स्टेप्स हो गए, उसमें एक ये हो गए, एक उन्होंने रख दिया एक्सपेरिमेंटल में जो कि उन्होंने कहा है साइंटिस्ट ने, जबकि दूसरा हमारे पास कंट्रोल होगा जो कि नॉर्मल जो हमारे पास आम रूटीन में है उसके स्टेप रिजल्ट का, जिसमें वो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको टेबल्स की रिपोर्ट की फॉर्म में बनाते हैं और उसको सबमिट करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, सारा का सारा जो डाटा है ना वो एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट करते हैं, उसमें अपनी एनालाइज करते हैं उस डाटा को, उसमें ग्राफ बनाते हैं, उससे समराइज करते हैं रिजल्ट्स को। साइंटिस्ट जो है उसमें लिस्ट इंक्लूड करते हैं रेफरेंसेस की, जहाँ जहाँ से उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है उसके लिए। उसके बाद उसे पब्लिश करते हैं अपनी जर्नल्स में, अपनी बुक्स में, और उसको बाकी साइंटिस्ट से शेयर करते हैं। इस पर्पस के लिए हमारे पास साइंटिफिक रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और फिर बाद में नेशनल और इंटरनेशनल मीटिंग्स में, सेमिनार्स में उसे बताया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी एंड लॉ प्रिंसिपल। हाइपोथेसिस जो कि हमने स्टार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड खुद से लिखी थी, खुद से एक स्टेटमेंट बनाई थी, उसको हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके उसको अच्छे से प्रूव कर लिया, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास थ्योरी बन जाएगी। क्या होगा, जो हाइपोथेसिस हमने स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखी थी उसे हमने प्रूव किया बहुत दफ़ा, वो हमारे पास क्या बन गई, और वो प्रूव होकर बिल्कुल करेक्ट साबित हुई डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से, उसे हम थ्योरी कहेंगे। जब वो हाइपोथेसिस बहुत दफ़ा प्रूव हो गया उसे आगे हमने कह दिया थ्योरी। ठीक है, जब एक हाइपोथेसिस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से काफ़ी दफ़ा प्रूव हो जाए उसे हम थ्योरी कहते हैं। और बाद में थ्योरी के बाद भी साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट, ताकि वो उसे और प्रूव कर सकें अच्छे से। तो अगर हमारे पास जो थ्योरीज हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, अगर वो बहुत बार एक ही डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म होके भी वही आए, तो हम उसे आगे लॉ या फिर प्रिंसिपल बना देते हैं। ये नीचे हमारे पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि पहले ऑब्जर्वेशन होगी, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस परफॉर्म होगी, देन डिडक्शन, देन एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट के बाद उसे अच्छे से रिपोर्ट करने के बाद, रिजल्ट के बाद हम उसे रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद उसको थ्योरी बनाएंगे या फिर हमें जो भी प्रॉब्लम थी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। उसके बाद जब मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हो जाएंगी तो वो लॉ या प्रिंसिपल हो गया, अगर वो करेक्ट होगा। अगर वो करेक्ट नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। और लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज मलेरिया, एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। मलेरिया एक कॉमन डिजीज है हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि बायोलॉजिस्ट ने किस तरह डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को इस दुनिया से रुखसत कर दिया एज कम्पेयर टू डिफरेंट डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया साइंटिस्ट ने। तो प्रॉब्लम्स उन्होंने डिफरेंट बनाई, टोटल 3 प्रॉब्लम्स आपकी बुक में डिस्कस हुई हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया होने का रीज़न क्या है। उसमें उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि ये डिजीज़ जो है ना, उन्होंने नोट किया कि ये 2000 ईयर्स पुरानी है और उसके बाद ये 19th सेंचुरी, लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी से बिलोंग करती है। इसमें उन्होंने टोटल 4 ऑब्जर्वेशन बनाई। ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की कि मलेरिया मार्शी प्लेसेस मीन्स कीचड़ वाले इलाके जो हैं उनका सेम रिलेशन है। क्विनीन जो एक ड्रग है वो स्पेशली ट्रीट करती है मलेरिया के पेशेंट्स को। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शी प्लेसेस डज नॉट कॉज मलेरिया, उनका कीचड़ वाले इलाकों का पानी पीने से जो है ना हमें मलेरिया नहीं होता। और एक और उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये बनाई कि प्लाज्मोडियम वॉज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। प्लाज्मोडियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
ठीक है, जो कि मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में मौजूद होगा। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट ने जो स्टेप किया वो हाइपोथेसिस था, जिसमें उन्होंने कहा कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि हाँ, मलेरिया की वजह से प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है डिडक्शन, जो कि उन्होंने लॉजिकल रिजल्ट दिया। उन्होंने कहा अगर ये स्टेटमेंट सही है तो अगर मलेरिया के पेशेंट, अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है तो जितने भी मलेरिया के पेशेंट्स होंगे उन सबके ब्लड में हमें प्लाज्मोडियम मिलेगा। दैट वाज देयर डिडक्शन। देन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने कहा डिटेक्शन का टेस्ट करने के बाद उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए। उन्होंने नोट किया, उन्होंने 100 सैंपल्स लिए मलेरिया के पेशेंट्स के और 100 सैंपल लिए हेल्दी पर्सन्स के। ठीक है, और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो ज़्यादातर जो मलेरिया के पेशेंट्स थे ना, उनमें हमें प्लाज्मोडियम मिला ब्लड में। ठीक है, तो रिजल्ट ने प्रूव कर दिया कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट में जो मेनली हमारे पास था उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारे पास मलेरियल पेशेंट थे वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप थे, जबकि कंट्रोल ग्रुप वो थे जो हेल्दी पर्सन थे। ये हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सपेरिमेंट में 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एक्सपेरिमेंटल सैंपल्स और एक होती है कंट्रोल सैंपल्स। नाउ सेकेंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू ब्लड ऑफ मैन। अब ये तो पता चल गया कि अब मलेरिया की वजह ये है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भाई मलेरिया इंसान के ब्लड में कैसे आ गया। तो साइंटिस्ट ने कुछ रिलेटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट कॉज मलेरिया। साइंटिस्ट ने बायोलॉजिस्ट ने 2 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो मेन उन्होंने रखी, जो स्टार्ट में भी उन्होंने रखी हुई थी कि मलेरिया एसोसिएट करता है कीचड़ वाले इलाकों से। दूसरा उन्होंने कहा कि कीचड़ वाले इलाकों का पानी पीने से मलेरिया कॉज नहीं होता। बायोलॉजिस्ट ने इन ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करके ये कहा कि मलेरिया हो सकता है कि मार्श वाटर में ना प्रेजेंट होता हो। ऑब्जर्वेशंस आगे उन्होंने क्या देखी, इन 1883 में फिजिशियन A.F.A. किंग ने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशंस दी। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ये थी कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू जो लोग अंदर सोते हैं। पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन मॉस्किटो नेट, जो लोग मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करते हैं उनको लेस चांसेस है मलेरिया के एज कम्पेयर टू जो उसे यूज़ ही नहीं करते। जो लोग स्मोकी फायर में सोते हैं उन्हें मलेरिया नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप इज हाइपोथेसिस। उसमें उन्होंने कहा कि इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे किंग ये सजेस्ट करता है हाइपोथेसिस के मॉस्किटो जो है ना वो ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम, तो वो मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है डिटेक्शन का। उसमें उन्होंने कहा, वो भी उन्होंने हाइपोथेसिस में से बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि अगर मॉस्किटोज इन्वॉल्व हैं हमारे पास स्प्रेड ऑफ मलेरिया में, तो मलेरिया प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटोज में भी प्रेजेंट होगा। जब वो इंसानों में ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो उनमें भी प्रेजेंट होगा मॉस्किटोज में। तो इसको मेन रख के उन्होंने आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने कहा, उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या परफॉर्म किया, उन्होंने अबव डिडक्शन को देख के रोनाल्ड रोस ने परफॉर्म किया एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880 में। ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था जो कि इंडिया में काम कर रहा है। उन्होंने एक फीमेल एनोफ्लेस मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरिया के पेशेंट को बाइट करे। उन्होंने वो मॉस्किटो उसके बाद किल कर दिया और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो जो प्लाज्मोडियम था ना वो उसके स्टमक में मल्टीप्लाई हो रहा था। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अलाउ किया इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो था जिसमें प्लाज्मोडियम था वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करे। अगर तो हाइपोथेसिस सही हुआ तो जो हेल्दी पर्सन होगा उसको मलेरिया हो जाएगा, लेकिन वो इंसानों पे इतना रिस्की एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट अगेन परफॉर्म किया, लेकिन उनकी इंसानों की जगह उन्होंने स्पैरो पे किया। तो फिर उन्होंने कोलेक्स मॉस्किटो को अलाउ किया कि जो स्पैरोज पहले से इन्फेक्टेड है मलेरिया से उन्हें बाइट करे। देन वो मलेरिया मॉस्किटो में इंसर्ट हो गया। देन उसे अलाउ किया कि वो हेल्दी स्पैरोज हैं उन्हें बाइट करे।
जब उसने उन्हें बाइट किया तो उन्हें ये पता चला कि भाई इससे तो हेल्दी वाली सारी इन्फेक्टेड हो गई, तो इससे उन्होंने ये प्रूव कर लिया कि हाँ, मलेरिया जो है वो मॉस्किटोज की स्प्रेड में हेल्प आउट करते हैं। देन उन्होंने चेक किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने देखा जो प्लाज्मोडियम है ना, वो मॉस्किटो के स्टमक में जाके उसकी वॉल पे स्टमक की वॉल पे ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और उसके बाद वो उनके स्लाइवरी ग्लैंड्स में मौजूद मूव कर रहे हैं, और बाद में वो फिर उसे अलाउ कर रहे हैं कि वो जिस चीज़ को भी बाइट करेंगे उसके बाद वो इन्फेक्ट हो जाएगा मलेरिया से। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि जो मलेरिया है वो मॉस्किटो की वजह से ही स्प्रेड हो रहा है। Then experiments on human beings. In 1898, Italian scientists performed an experiment on human beings to test this hypothesis. ठीक है, इटालियन बायोलॉजिस्ट ने अलाउ किया एनोफेल्स मॉस्किटो को कि वो बाइट करें मलेरियल पेशेंट को। उसके बाद उन्होंने जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो थे उनको अलाउ किया कि वो हेल्दी मैन को जो है ना बाइट करे। जब जैसे ही इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया हेल्दी मैन को, वो उसे मलेरिया से अफेक्ट हो गया। तो इस वजह से उन्हें कंफर्म हो गया कि हाँ, प्लाज्मोडियम जो है वो ट्रांसमिट होता है मॉस्किटोज की वजह से, और वो स्प्रेड कर रहे हैं मलेरिया को। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हुआ। इसके लास्ट में हम की पॉइंट्स जो कि हमने टॉपिक चैप्टर 1 के पार्ट 1 से लेके चैप्टर 1 के पार्ट 4 तक पढ़ा, उस सबको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, एनिमल, प्लांट और माइक्रोब से रिलेटेड जो स्टडी है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी डिफरेंट ब्रांचेस लाइक साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, न्यूमरोलॉजी, जेनेटिक्स, डिफरेंट हमने ब्रांचेस पढ़ी थी। देन हमने कैरियर्स पढ़े कि मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक में या फिर फॉरेस्ट्री की साइड पे डिफरेंट कैरियर्स हैं आफ्टर एफएससी। देन कुरान के बारे में हमने पढ़ा कि कुरान क्या कुछ कहता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कि वाटर से इंसान बना और क्ले से बनाया गया और उसकी अर्ली स्टेजेस क्या कुछ थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि साइंस जो है डिफरेंट फील्ड्स के साथ मिलके कोलैबोरेट करता है। इसमें हमें एग्जांपल के तौर पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बताए गए थे लाइक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या फिर क्लाइमेट के बारे में, या फिर स्पेस से रिलेटेड जो हमारे पास रिसर्च थी उसे पढ़ा हमने। उसके बाद हमने इसी टॉपिक के साथ आज की वीडियो एंड हुई और साथ चैप्टर 1 भी एंड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो